गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही थी। अब ऑर्गेनिज्म इस ऑक्सीजन के डिमांड को किस प्रकार से पूरा करते हैं वो हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं पादप का। पादप का हम पोषण प्रक्रम में पढ़ चुके हैं कि पादप में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं और रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। पादप में जो रंध्र पाए जाते हैं, जो पत्ती की सतह पर छोटे छोटे से सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, तो ये रंध्र क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका आदान प्रदान इन रंध्रों के माध्यम से ही होता है। और ये एक साधारण सी क्रिया होती है, विसरण क्रिया, उसके द्वारा ये आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है जलीय जीव। जलीय जीव वह जीव जो जल में रहते हैं। ये क्या करते हैं, जल में विलय ऑक्सीजन लेते हैं। जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है ये वहाँ से उस ऑक्सीजन को लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मछलियाँ बहुत जल्दी जल्दी से सांस लेती हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्यों मछलियाँ बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती हैं? यदि हम वातावरण से तुलना करें तो वातावरण में ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और जो जल में ऑक्सीजन पाई जाती है वो थोड़ी कम अमाउंट में पाई जाती है। तो इस कारण क्या होता है, मछलियों को अधिक दर से सांस लेनी पड़ती है, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती हैं ताकि वो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सकें, ताकि वो अपने अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको पूरा कर सकें। इसलिए वे अधिकतर बहुत तेज़ी से सांस लेती हैं। जलीय जीवों की श्वास दर द्रुत होती है। द्रुत मतलब बढ़ी हुई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मछली अपने मुंह द्वारा जल लेती है तथा इसे क्लोम तक पहुंचाती है जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। तो मछलियों में क्या पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं जिसके माध्यम से ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। नेक्स्ट है स्थलीय जीव। वह जीव जो स्थल पे रहते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है वह इस ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे और विभिन्न जीवों में यह विभिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। विभिन्न जीवों में अलग अलग अंग होते हैं जो इस ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। अब हम देखते हैं मानव श्वसन तंत्र क्या है, इसके इसके अंग क्या हैं और इसमें श्वसन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंग देखते हैं। इसमें आप चित्र की सहायता से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चित्र में जैसा हम देख सकते हैं, सबसे पहले है नासाद्वार, फिर ग्रसनी, उसके बाद कंठ, श्वास नली। श्वास नली जब फुफ्फुस में प्रवेश करती है तो ये दो भागों में बाइफरकेट हो जाती है, मतलब ये बट जाती है, उसको हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी क्या है, फिर श्वसनी अनेक भागों में बढ़ जाती है, अनेक छोटी छोटी नलिकाएं बनाती है जिसको श्वसनिका कहते हैं। फुफ्फुस यानी फेफड़े, श्वसनिका क्या होती हैं, अंत में गुब्बारे जैसी संरचना बनाती हैं जिनको कुपिका कहते हैं। ये आप चित्र में इसका एनलार्ज व्यू भी देख सकते हैं। कुपिका जो गुब्बारे जैसी संरचना है इसको कुपिका कहते हैं। कुपिका के अंदर कुपिका कोश होते हैं और कुपिका कोश में रुधिर वाहिकाएँ होती हैं। रुधिर वाहिकाएँ क्या कार्य करती हैं, जो कुपिका ने ऑक्सीजन अवशोषित की है अपने अंदर, ये रुधिर वाहिकाएँ वहाँ से ऑक्सीजन को इकट्ठा करती हैं और रुधिर में छोड़ देती हैं और ये रुधिर उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। अब इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये प्रोसेस किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नासाद्वार द्वारा वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जो वायु है वो नासाद्वार के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और क्या होता है, यहाँ पे नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। आपने अपनी नाक के अंदर छोटे छोटे से महीन बाल देखे होंगे। ये क्या करते हैं, जो वायु हमारे शरीर में जा रही है वह धूल से और दूसरी अशुद्धियों से रहित हो, उससे इसका बचाव करते हैं। ये धूल और अशुद्धियों को नाक में प्रवेश करने से रोकते हैं और इस कार्य को करने में श्लेष्मा भी इनकी मदद करता है। दूसरा, जब वायु नासाद्वार में प्रवेश कर गई, नासाद्वार के बाद वायु कहाँ जाएगी, कंठ में जाएगी। कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली से होते हुई श्वसनी, श्वसनी के बाद श्वसनिका में जाती है वायु और इस तरह फुफ्फुस में प्रवेश वायु कर जाती है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कंठ में क्या उपस्थित होते हैं, उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं।
यह क्या सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उपास्थि के वलय का कार्य क्या है, तो आपको लिखना है यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो, वायु मार्ग आसान रहे, यह सुनिश्चित करता है। उसके बाद फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। इन नलिकाओं को क्या कह रहे थे हम? श्वसनिका कह रहे थे। श्वसनिका क्या करती हैं? अंत में गुब्बारे जैसे रचना बनाती हैं, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका का एनलार्ज व्यू आप देख सकते हैं चित्र में। श्वसनिका के बाद कुपिका। अब कुपिका क्या करती हैं? कुपिका का क्या कार्य है? कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय हो सके। कुपिका क्या कराती हैं? एक सतह उपलब्ध कराएंगी जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान हो सके। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। कुपिका के अंदर क्या होता है? रुधिर वाहिकाओं का एक जाल सा बुना हुआ होता है। ये रुधिर वाहिकाएं मैंने बताया है क्या करती हैं? कुपिका ने जो ऑक्सीजन अवशोषित की है, ये वहाँ से ऑक्सीजन को लेती हैं और रुधिर में छोड़ती हैं, और रुधिर फिर क्या करता है? पूरे शरीर में इस ऑक्सीजन को लेकर जाता है। इसी को आगे देखते हैं, इसी प्रोसेस को आगे। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, जब हमने सांस अंदर ली तो क्या हुआ? चित्र के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास करें। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब पसलियाँ ऊपर उठती हैं। पसलियों का क्या हुआ? पसलियाँ ऊपर की तरफ उठ गई। इसको आप अपने डेली में महसूस भी कर सकते हैं अपने आप खुद से इसको। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठ जाती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। डायाफ्राम कैसा हो गया? चपटा हो गया। तब वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है। और वक्ष गुहा कैसी हो गई? बड़ी हो गई, मतलब ऑक्सीजन हमारे अंदर अवशोषित कर ली गई है। वक्ष गुहा, ऑक्सीजन जब अंदर जाएगी तो वक्ष गुहा कैसा हो गई? बड़ी हो गई, फूल गई। और इसी के अपोजिट आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, जब श्वास बाहर छोड़ी जा रही है तो वक्ष गुहा वापस से अपनी पोजीशन में आ जाती हैं। रिब्स वापस में अपनी पोजीशन में आ गई, छोटी हो गई, और उसके बाद डायाफ्राम जो है वापस में अपनी पोजीशन पे ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब जब वायु फुफ्फुस के अंदर प्रवेश कर गई है तो क्या होता है? वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। वायु फुफ्फुस के अंदर आ गई, कुपिकाओं में वायु भर गई। कुपिकाओं में वायु भरने के बाद कुपिका रुधिर वाहिका का, कुपिका क्या करती है? रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से, रुधिर क्या करता है? कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर, वहाँ से ऑक्सीजन को लिया रुधिर ने और शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। शरीर की सभी कोशिकाओं तक रुधिर को, ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। अब जब ऑक्सीजन वहाँ पहुंच गया है, मतलब वहाँ जो ग्लूकोज अवेलेबल था उसका क्या हो गया? विखंडन हो गया। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ मुक्त हो रही है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। वहाँ से सारी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके क्या करता है? रुधिर कुपिकाओं में वापस इसको ले आएगा और कुपिकाओं से ये बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में और देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को। ये एक शॉर्ट व्यू है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। कुपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, इसको मैंने सिमेटिक वे में एक शॉर्ट में समझाया है। जैसे वायु है ऑक्सीजन से समृद्ध है, मतलब ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश की, नासा द्वार के माध्यम से कंठ से फिर श्वसनिका, और श्वसनिका से कुपिका में आ गई वायु। कुपिका से वायु कहाँ जाएगी? जो कुपिका के अंदर रक्त वाहिकाएँ हैं, वायु वहाँ गई। रक्त वाहिकाओं से वायु क्या हुई? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाता है। यहाँ पे क्या है? रक्त वाहिका में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन आप जानते होंगे, हीमोग्लोबिन क्या है? एक लाल रंग का वर्णक होता है। यह कहाँ पाया जाता है? RBC में, हमारी लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, और ये मेनली आयरन से बना होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है, बंध बनाकर ये HbO2 बनाता है, और जब ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है तो ये अपने साथ ऑक्सीजन को यानी लेकर जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे श्वसन वर्णक के नाम से भी जानते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? श्वसन वर्णक है, जो ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जा रहा है। फिर ये जब रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन जा रहा है, कहाँ जाएगा? धमनी द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में पहुँचती है। धमनी के माध्यम से ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गई? ऊतकों में पहुँच गई। ऊतक में पहले से ही ग्लूकोज अवेलेबल है, तो वहाँ क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है।
ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हम पढ़ चुके हैं कोशिकीय श्वसन में। ऑक्सीकरण होने के कारण क्या होता है, CO2 का उत्पादन होता है। जो CO2 का उत्पादन हो गया ऊतक में, अब CO2 क्या है, बाहर निकलनी है, तो CO2 बाहर कैसे निकलेगी, इसको सेकेंड प्रोसेस में देखते हैं। जितनी CO2 अवेलेबल है ऊतकों में, वो क्या करती है, वापस रक्त वाहिका में आ गई, CO2 रक्त वाहिका में वापस आ गई। फिर CO2 का रक्त में विसरण, CO2 का रक्त में क्या हुआ, विसरण के माध्यम से ये बाहर आती है। ये हीमोग्लोबिन से नहीं मिली, ये विसरण के माध्यम से बाहर आई है। रक्त वाहिका द्वारा कुपिका में विसरण, फिर ये रक्त वाहिका के माध्यम से कहाँ आ गई, कुपिका में। जो कुपिका ऑक्सीजन को अवशोषित कर रही थी, वहाँ पर अब क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। और CO2 का कुपिका कोश में विसरण, और उसके बाद CO2 का मोचन, CO2 बाहर नासाद्वार के द्वारा बाहर निकाल दी गई। इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान मानव के अंदर होता है। तो ये था आपका मानव विसर्जन तंत्र। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैसेज करिएगा। धन्यवाद।